हेलो अमर, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा हम लोगों का टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन, और ये इसका लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर नंबर 8 में हम आगे की टॉपिक्स को डील कर रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी देखी थी कि कैसे केमिकल रिएक्शन वो करता है, किसके साथ जब जुड़ता है, मतलब किसी कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो कैसे कौन सा अलग कंपाउंड बना पाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। अब मैं उसके आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आया था जहाँ पे ये बताया गया था कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में डाउट था उनको कि भाई देखिए हेलो एल्केन जिसको हम लोग बोलते हैं CX, ठीक है, ये क्या है, ध्रुवीय है। पानी भी क्या है, ध्रुवीय है, ये भी पोलर है। इसके बावजूद ये क्यों नहीं घुलता है, जबकि यहाँ पे भी क्या आता है, वो पार्शियल चार्जेस वाली फिनोमिना यहाँ भी प्रॉपर्टी मतलब फॉलो होती है, फिर भी इसके बावजूद ये पानी के अंदर क्यों नहीं घुलता है। तो सबसे पहले मैं उस कमेंट का आंसर देना चाहूँगा ताकि उनको मैं आंसर दे दूँ, उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो जाए, उसके आगे मैं फिर बात करूँगा, ठीक है, अपने टॉपिक पे पहुँचूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि देखिए हमने ये सीखा हुआ है कि कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है तो सोल्यूशन मतलब एक तो होगा उसके अंदर सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट, होगा एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मतलब विलेय, ये विलेय उसी विलायक में घुलेगा, ये विलेय उसी विलायक में घुलेगा जिसका नेचर विलेय जैसा होगा, या ये विलायक यानी ये जो सॉल्वेंट है विलेय को तभी घुलेगा जब इस विलेय का नेचर या सॉल्यूट का नेचर इस सॉल्वेंट जैसा होगा। नहीं समझे सर, सिंपल समझिए। जैसे ये विलायक है, ये विलायक का काम क्या होता है, अपने अंदर घोलना, अपने अंदर किसी पदार्थ को घोलना। क्या करना, घोलना। किसको घोलना, सॉल्यूट को यानी विलेय को। तो ये विलेय पदार्थों को तभी घोलेगा जब इस विलेय का नेचर इस विलायक के जैसा होगा, और यहीं से कहानी स्टार्ट भी हुई थी। ओके, अब जैसा कि आप पानी का नेचर जानते हैं तो पानी इस दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्वेंट माना जाता है। सबसे बड़ा सॉल्वेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि हर जगह घोलने के लिए हम ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, पानी का। यानी कोई भी सोल्यूशन है उसमें ज़्यादातर सॉल्वेंट का काम कौन करता है, पानी करता है। और ये जो पानी होता है, इस पानी का नेचर आप जानते हो कैसा होता है। पानी एक ध्रुवीय विलायक है। कैसा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। अब ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या है भाई, ऐसा विलायक जिसके पास पार्शियल चार्ज आने की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये अपने अंदर पार्शियल चार्ज लेके आता है। जैसे आप पानी का फॉर्मूला जानते हो H2O। अब ये पार्शियल चार्ज क्या है ये भी आपको पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया गया था, लेकिन फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे H2O की अगर बात करोगे, यहाँ पे जो H2O है, ये H2O के अंदर एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये दो एटम है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें इन दोनों के पास एक प्रॉपर्टी होती है, यानी हर एटम के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से मैं दर्शा रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब ये होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, निगेटिव है, मतलब ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि H2O है, तो H2O के अंदर आप देखोगे तो कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी सहसंयोजक बंध बनता है जिसमें साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की। क्या होती है, साझेदारी। हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ साझेदारी किया, वैसे ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या किया, शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा इसने दो हाइड्रोजनों के साथ किया। ऑक्सीजन ने कितने लोगों के साथ किया है, दो, क्योंकि ऑक्सीजन को आप जानते हो, ऑक्सीजन को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, यानी ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या ऑक्सीजन को किसकी तरह बनने के लिए, नियान की तरह बनने के लिए। जैसा आप जानते हो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और 10 नंबर पे इसको क्या मिल जाता है, नियान। तो 10 बनने के लिए, 8 से 10 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2। तो इसलिए ये ऑक्सीजन दो अलग अलग हाइड्रोजनों से क्या करता है, दो अलग अलग हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। इस कोवैलेंट बॉन्डिंग में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी
हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, किसके इलेक्ट्रॉन को, अपना तो करेगा ही करेगा, साथ में हाइड्रोजन वाले को भी कर लेगा, यानी हाइड्रोजन वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को तो करेगा ही करेगा, हाइड्रोजन वाले को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा अट्रैक्ट होकर किसकी ओर भाग जाएगा, ऑक्सीजन की ओर, पूरा नहीं भागेगा। देखिए पूरा भाग गया तब तो ट्रांसफर हो जाएगा ना, और ट्रांसफर होने वाली प्रॉपर्टी है नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बीच में कभी भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल और केवल क्या हो सकता है, शेयरिंग। समझ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब आपको ही पता है कि अगर ये पूरा ट्रांसफर हो गया होता तो इसके पास कैसा चार्ज आ गया होता, माइनस चार्ज आया ना, अरे भाई कैसा चार्ज आ गया होता, माइनस चार्ज, लेकिन इसने कितना अट्रैक्ट किया है, थोड़ा सा, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल माइनस चार्ज, ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रोजन के पास से हल्का सा इलेक्ट्रॉन अगर पूरा चला गया होता तो क्या आता है इसके पास, प्लस चार्ज, लेकिन थोड़ा सा गया इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल प्लस चार्ज। ऐसे इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी कैसा आ जाएगा, पार्शियल प्लस चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअल में H2O के अंदर ये व्यवस्था होती है। अब एक कहानी और समझिएगा, ये तो आपने एक मॉलिक्यूल को देखा, ये कितना मॉलिक्यूल है, एक। पानी के अंदर क्या एक अणु होते हैं केवल और केवल, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे, है ना, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना। और आपको ये पता ही है कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर जुड़ा नहीं होता तो मैं क्या करता, एक एक कण को आराम से उठा के हटा देता। लेकिन क्या आप एक बार में एक कण को हटा सकते हो, पानी से अलग कर सकते हो, नहीं, आप पानी के कणों को अलग नहीं कर सकते, यस और नो, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स काम कर रही होती है, इनके बीच में क्या कौन सी फोर्स काम कर रही होती है, पहली बात क्या काम कर रही होती है, एक फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसका नेचर हमेशा अट्रैक्ट करने का होता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच के रखे रहते हैं पास में, दूर नहीं भगाते हैं, समझ पा रहे हैं, हमेशा क्या करते हैं, पास में रखेंगे। तो आखिर ये पास में कैसे रख सकते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी तभी आ सकती है जब सेम टाइप के चार्ज हो, नहीं सर, अपोजिट टाइप के चार्जेस आपस में अट्रैक्शन दिखाते हैं, सेम रहेंगे तो दूर भागेंगे ना, तो कुछ तो हो रहा होगा इनके बीच में, तो हो क्या रहा है। तो चलिए मैं इन सभी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे सब क्या है, H2O है, यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, ठीक है। चलिए इनके स्ट्रक्चर को देखें हम। इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो अभी जस्ट आपने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्लस चार्ज, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी पार्शियल प्लस चार्ज होगा। ऐसे ही दूसरा एक आएगा, कौन सा, पानी का मॉलिक्यूल आया ना, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज, सेम व्यवस्था जैसे वहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन और इसके ऊपर भी पार्शियल प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल माइनस चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्शियल प्लस चार्ज, ये पार्शियल प्लस चार्ज हाइड्रोजन का, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज, एक पे प्लस है और एक पे माइनस, क्या ये अट्रैक्शन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये दोनों एक पास आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अगर दो मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसी तरीके से हर जगह कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी पार्शियल माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, पार्शियल प्लस चार्ज होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, पार्शियल प्लस चार्ज होगा, तो फिर से क्या होगा, ये वाला भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूरे पानी के कण क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है किसके बीच में, किसके बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, और उस बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स है, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो किसके बीच में लगता है, पानी के कणों के बीच में। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। अच्छा, यानी ये समझ में आ गया कि पानी का स्ट्रक्चर कैसा है। और इस पार्शियल प्लस और माइनस चार्ज के आने के कारण ध्यान दीजिए, जिन भी मॉलिक्यूल्स में, ये तो पानी की कहानी थी,
ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा, हाँ या ना। तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल हैं, ऐसे जो भी मॉलिक्यूल हैं जो क्या है, जो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करते हैं, यानी मॉलिक्यूल किन से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर कई सारे एटम होंगे, ठीक है ना। जैसे AB से एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसमें अगर मान लीजिए A का जो एटम है और B का जो एटम है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, तो इनके ऊपर कोई पार्शियल चार्ज या पार्शियल प्लस चार्ज या पार्शियल माइनस चार्ज का खेल होगा, नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या होती है, सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, अध्रुवीय, अध्रुवीय अणु, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो एटम है उनके किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अलग अलग है, यानी कोई बराबर नहीं चल रहा है, या तो किसी का मतलब A और B में से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि A और B है, A और B मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसमें A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तो इस कंडीशन में A क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और B क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय अणु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। इस A पे कैसा चार्ज आएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, कैसा चार्ज, पार्शियल माइनस चार्ज। B पे कैसा चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, समझ में आया। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके ऊपर प्लस चार्ज। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ, इसके आगे देखूँ मैं, तो होता क्या है कि भैया जैसे हमने देखा अभी शुरुआती दौर में ही बात किया कि सॉल्वेंट उसी को अपने अंदर घोलेगा, सॉल्वेंट उसी को अपने अंदर घोलेगा जिसका नेचर उसके उस सॉल्वेंट जैसा होगा। अब पानी क्या है, H2O क्या है, H2O क्या है, पोलर है, तो किसको घोलेगा भाई, पोलर वाले को ही घोलेगा, यानी जिसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं पार्शियल, वही उन्हीं को तो घोलेगा, यानी H2O किसको घोलेगा, पोलर वाले को ही घोलेगा, कि अगर H2O हमारा सॉल्वेंट है तो उस कंडीशन में पोलर वाले को ही घोलेगा। ये तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन, ये रहा C और ये रहा X, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल सर। अब होता क्या है कि ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होता है, RX होता है, CX केवल नहीं, केवल एक कार्बन से थोड़ी नहीं जुड़ा होता है ना, हाइड्रोकार्बन से पूरा जुड़ा होता है। आई बात समझिए, हाइड्रोकार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं। हमको जहां तक पता है, अगर मैं इसी को बस पकड़ूं तो ये रहा C, ये रहा X, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम होती है, नहीं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो यानी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर दो कणाएं हैं, कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के जहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। इस कंडीशन में पार्शियल चार्ज वाली कहानी तो बनेगी ना, और इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हेलो एल्केन है वो भी क्या है, पोलर है। यस और नो, पोलर है कि नहीं है। तो 100% ये पानी में घुल सकते हैं, क्यों, क्योंकि CX यानी हेलो एल्केन, ऐसे देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन पोलर नेचर के हैं, ये भी पोलर है, पानी भी क्या है, पानी भी क्या है, पोलर है, तो दोनों पोलर है तो एक साथ तो घुल जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी बात में ये बोला गया है कि नहीं, हेलो एल्केन जो होते हैं वो इसके साथ नहीं घुलते हैं, अबिलेय हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। और जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि आखिर क्यों, जबकि दोनों के दोनों क्या है, पोलर है, सेम नेचर के होते हैं, उसके बाद भी नहीं घुलते हैं। तो इसके दो कारण हैं, दोनों कारणों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर घुलेगा कब, तो घुलने का तरीका समझिएगा। जैसे ये पानी है, इस पानी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, यस और नो, ऐसे कनेक्टेड है। अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा आ रहा है और कह रहा है कि इसमें घुलना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बनानी पड़ेगी। भाई बिना जगह बनाए तो ये दूसरे वाले को नहीं घुलने देगा, हाँ या ना। तो अगर कोई दूसरा आ रहा है तो सबसे पहले पानी को अपने बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स है उसको खत्म करना पड़ेगा।
यानी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी ना। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक कोई अगला आ नहीं पाएगा। भाई भूलेगा कब, तभी तो भूलेगा जब बीच में जगह बनाओगे। अब बीच में क्या है, बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भूलेगा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि सॉल्वेंट अपनी बॉन्डिंग तोड़ता है। सॉल्वेंट यानी H2O, H2O क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड तोड़ेगा। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात क्या होती है, ऐसे CX यानी जो सॉल्यूट आ रहा है, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट हेलो एल्केन है, वो भी तो बॉन्डिंग तोड़ेगा। भाई C पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल प्लस चार्ज होगा, और X पे कैसा चार्ज होगा, पार्शियल माइनस चार्ज होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो यहां से इसको भी तो बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टर्म में सॉल्यूट भी बॉन्डिंग तोड़ेगा, सॉल्यूट भी बॉन्ड तोड़ेगा। अब दोनों लोग अपना अपना बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो देखा ये गया ना कि जब पानी अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, पानी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को जब ब्रेक कर रहा है, तो देखा ये गया कि जब पानी अपना बॉन्ड तोड़ रहा है तो हायर एनर्जी रिलीज हो रही है। पानी अपना बॉन्ड जब तोड़ रहा है तो हायर एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन के कंपेरिजन में। यानी जब H2O बॉन्ड तोड़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा मिल रही है, जबकि CX यानी हेलो एल्केन जब बॉन्ड तोड़ रहा है तो एनर्जी क्या है, कम। यानी ये जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी निकलेगी, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या है, बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। समझना ध्यान से। अब सर इससे हमको क्या लेना देना है ना, ये तोड़ रहा है कम ही एनर्जी निकल रही है, ये तोड़ रहा है ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका सीधा अर्थ यह है कि भैया ये जो है पानी के मॉलिक्यूल्स पानी वाले के साथ, मतलब पानी के मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ तगड़ा बॉन्ड बना के रखे हैं, जबकि यहाँ पे हेलो एल्केन के बीच में तगड़ा बॉन्ड नहीं है। समझ पा रहे हैं। अब तगड़ा बॉन्ड नहीं है मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनके साथ ये क्या कर पाए, तब रह पाएंगे, क्योंकि पानी के बीच में रहना इसका मतलब हाइड्रोजन जैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, लेकिन इनकी हाइड्रोजन जैसी बॉन्डिंग है ही नहीं। समझ पा रहे हैं, यस और नो। पानी के अंदर रहना है तो पानी जैसी बॉन्डिंग तो बनानी पड़ेगी ना। भाई हम चाह रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल से चिपक जाए, ये चाह रहा है कि हम इसके साथ रहें, तो इसके साथ तभी रहोगे ना जब इसके जैसा पावरफुल रहोगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इसके जैसे पावरफुल नहीं है तो फिर आप नहीं रह सकते, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं घुलते हैं लेकिन बहुत कमजोर होते हैं, इसीलिए पुनः क्या होते हैं, हट जाते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है। तो पहला रीजन समझ में आ गया। पहला फर्स्ट रीजन क्या है कि भैया पानी और पानी के बीच में देख रहे हैं जब बॉन्ड टूट रहा है तो हायर एनर्जी निकल रही है, जबकि हेलो एल्केन के बीच में जब बॉन्ड टूट रहा है तो फिर एनर्जी कम रिलीज हो रही है। इसका मतलब हेलो एल्केन के साथ बॉन्डिंग जो किया हुआ है वो उतना तगड़ा नहीं है, तो ये इसके साथ कैसे कंपेटिबल बैठ पाएगा, इसके साथ पानी के साथ भी तब नहीं बैठ पाएगा। भाई पानी के साथ फिट रहेगा, हेलो एल्केन के साथ फिट रहेगा। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं। तो जब ये इसके साथ किसके साथ, जब हेलो एल्केन के साथ या H2O के साथ जब हम किसको जोड़ते हैं, C और X को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे अनुसार एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, लेकिन ये इसके साथ जब आता है तो एनर्जी को कंजर्व नहीं करवा पाता है। समझ पा रहे हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा तगड़ी है। अगर सीधी मैं बात बोलूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। जैसे कैसे होगी, बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, ये C है, C के ऊपर कैसा चार्ज है भाई, C के ऊपर है पार्शियल प्लस चार्ज, और X के ऊपर कैसा चार्ज है, C है, C के ऊपर है पार्शियल प्लस चार्ज और X के ऊपर है पार्शियल माइनस चार्ज है। यहाँ पे H2O है, H2O के ऊपर देखेंगे तो H2O है, यहाँ पे देखेंगे O है। अच्छा O पे ध्यान देंगे, कई लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि भैया यहाँ पे दो अलग अलग है तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस 2 होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आप लिख सकते हो यहाँ पे पार्शियल प्लस 2, ठीक है ना, सॉरी -2, इधर सब प्लस रहेगा, -2 पार्शियल, ठीक है ना, क्योंकि 2 H प्लस है ना। तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन ये देखा गया कि ये इधर जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, यानी जो बॉन्ड यहाँ बना रहा है उससे तगड़ा बॉन्ड ये किसके साथ इस्टेब्लिश कर पा रहा है, दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ। यानी ध्यान देंगे यहाँ पे पुनः मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ -2 पार्शियल, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे भी H प्लस,
तो जितना तगड़ा बॉन्ड इनके और इनके बीच में बन रहा है उससे कम तगड़ा बॉन्ड यहाँ पे बन पा रहा है। आई बात समझे? यानी यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? वीक है, जबकि यहाँ पे क्या है? स्ट्रांग है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इसीलिए ये इसके साथ नहीं घुल पाता है। पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण ये है जो देखा गया कि जो हैलो एल्केन होते हैं, इसका एक और कारण समझिए। हैलो एल्केन जो होते हैं, हैलो एल्केन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके पास। कैसे मॉलिक्यूल्स? बड़े बड़े। जैसे आप देखोगे तो C2H5 और इस यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? C2H5 और उसके बाद यहाँ पे क्या लूँगा? Cl ले लेता हूँ, है ना? C2H5Cl क्या हो गया? एथिल क्लोराइड हो गया। और यहाँ पे क्या है? H2O। थोड़ा देखो तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 1 2 सॉरी ये 2 हो गए, 2 और 5 7, और यहाँ पे कितने हो गए? 8, और यहाँ पे कितने हैं? 3। समझ पा रहे हो? तो अगर मान लो ये H2O है, H2O अगर अगले H2O से जुड़ेगा तो 3 लोगों से ही तो जुड़ेगा, है या ना? और यहाँ पे अगर H2O दूसरे के साथ जुड़ता है, मतलब ये H2O इन लोगों के साथ जुड़ता है, तो फिर क्या होगा भाई? 8 लोगों से जुड़ना पड़ेगा। कितने लोगों से जुड़ना पड़ेगा? 8। तो ये बल्कि होते हैं, भारी होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए भी स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। समझ पा रहे हैं? तो 2 कारण मैंने बता दिए। पहला कारण दिख रहा है? अरे यार एटॉमिक मास भी निकाल के हम देख सकते हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास क्या आएगा? कम आएगा भाई। हाइड्रोजन का एक कितना हो गया? 2 ठो है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 और 2 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है? एक मॉलिक्यूल का कितना है? 18। जबकि इनका देखा जाए एक हैलो एल्केन का तो 2 है कार्बन, तो इसका मतलब 6 दूना 12, तो 12 दूना 24, और एक कार्बन का 12 दूना 24, और 5 कितना हो गया? 29, और एक क्लोरीन है तो क्लोरीन का 35 होता है। 29 और 35 कितना हो गया? 29 और 35 हो गया 64। कितना हो गया? 64। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 18 के साथ जुड़ा होगा, है ना? यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को संभाल रहा है। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझना, यहाँ पे 18 है, मतलब ऐसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल A है, ये इसके भरोसे कौन लटके हुए हैं? 18 किलोग्राम के लोग। ठीक है, समझो यहाँ पे एक A व्यक्ति है और इसके सहारे एक 18 किलोग्राम का बच्चा लटका हुआ है। लेकिन यहीं पे दूसरी बार क्या हो रहा है कि यही जो A है इसके पैर को पकड़ के 64 किलोग्राम का बच्चा ऐसे क्या हुआ है? लटका हुआ है। तो आप खुद बताओ कहाँ पे ज़्यादा तगड़े तरीके से ये A सेव कर पाएगा, मतलब बचा पाएगा? 18 किलो वाले को ना भाई किसी तरह एग्जिस्ट कर लेगा। इसको एग्जिस्ट करना है ऑप्शन, ऐसा हो सकता है कि ये भी चला जाए नीचे, बचा पाएगा नहीं। तो यहाँ पे लटक के ही नहीं रह सकता। दैट मीन्स ये बहुत भारी होते हैं। हैलो एल्केन क्या होते हैं? बहुत भारी होते हैं। ये भी कारण है एक कि ये पानी के अंदर नहीं घुल पाते हैं। आई होप आपको दोनों कारण समझ में आ गए होंगे। क्लियर है अभी? ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि पानी में नहीं घुलता है। तो ये हमको समझना था और मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर ये समझा था कि भैया ईथर कैसे बनता है या ना? नॉट ईथर। यहाँ पे ये बात हो रही थी कि कैसे हैलो एल्केन किसी के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, है ना? इस पे हमारी बात चल रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपचयन समझा था, अपचयन रिडक्शन। तो ये रिडक्शन करके क्या बनाते हैं बताइए? रिडक्शन करके क्या बनाते हैं? तो रिडक्शन करके ये एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एल्केन का। यानी अगर हम हैलो एल्केन का क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ये बात हुई थी। अब समझिएगा मेरी बात को आप और आगे। तो अपचयन का मतलब तो आपने समझ लिया था, ठीक है? अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोगों ने जल अपघटन भी करा के देख लिया था। जल अपघटन यानी पानी के अंदर डाल के हैलो एल्केन को देख लिया था, ठीक है ना? यानी पानी के साथ अभिक्रिया करा के भी हमने हैलो एल्केन को देख लिया था। फिर एल्कीन भी बनाया था, ठीक है ना? एल्किल हाइलाइड से यानी हैलो एल्केन से एल्कीन भी बना लिया था। ईथर भी बना लिया था। ईथर भी हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे आखिर हैलो एल्केन की सहायता से हम लोग ईथर का निर्माण कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने किसका यूज किया था? सोडियम एल्कोक्साइड का, ठीक है ना? सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? NaOC2H5। और C2H5 नहीं होता यहाँ पे, नॉर्मली क्या होता है? कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। NaOA के साथ क्या जुड़ा होगा? एल्किल ग्रुप। और अगर मैं इसके साथ क्या करा देता हूँ?
किसी हेलो एल्केन का रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, ईथर बन के आ जाएगा। और ईथर का नाम कैसे लिखते हैं ये भी मैंने समझा दिया था, ठीक है ना। कम वाले का हम नाम लिखते हैं तो उसके साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं, मैथ लिख के मतलब जो भी होगा उसका रूट वर्ड उसमें हम ऑक्सी जोड़ देते हैं कम कार्बन वाले में, और जो ज़्यादा कार्बन वाला होता है उसको एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों के पास आया था वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या था कि जब हम किसी का भी किसके साथ, यानी जब एल्किल हाइलाइडों को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पैराफिन बनता है। पैराफिन क्या होता है, तो नॉर्मली पैराफिन इज द एल्केन, तो फिर से क्या बन जाएगा, एल्केन ही बन जाएगा। ओके, जब भी आपको डबल आर नजर आ गया यानी आर के साथ आर की बॉन्डिंग है तो सीधा मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाया ना, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब एल्केन है। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना था फ्रैकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या होता है इसको भी फटाफट देख लेंगे कि यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया के समान है। जैसे वोल्टेज अभिक्रिया होती है वैसे ही फ्रैकलैंड अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। बस इसमें क्या किया जाता है, बस एक चेंज लाया जाता है, सोडियम के स्थान पे क्या डाल दिया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही किया जाता है। समझ पा रहे हैं, यानी सोडियम जहाँ पे होता है, जैसे आप पिछले वाले स्लाइड में जाइए और आप यहाँ पे देखिए वोल्टेज अभिक्रिया में क्या किया गया था, हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने लिया था यहाँ पे हेलो एल्केन यानी एल्किल हाइलाइड, यहाँ भी एल्किल हाइलाइड, और बीच में किसको रखा था, सोडियम को। इसमें बोला गया था वोल्टेज अभिक्रिया में किसका पाउडर यूज करेंगे, सोडियम या कॉपर या सिल्वर, सोडियम कॉपर या सिल्वर का। अगर आप चूर्ण यूज कर रहे हो तब उस कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया होगी, वोल्टेज अभिक्रिया। लेकिन अगर आप इन तीनों की जगह पे किसका यूज कर लो, जिंक का यूज कर लो, देखो सेम कहानी चल रही है, देख रहे हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, C2H5I है, प्लस बीच में क्या आ गया, जिंक, फिर C2H5I, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C2H5 तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यस और नो। तो C2H5 क्या बन जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, C4H10 क्या है भैया, सर ये है ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन, यानी बन गया एल्केन। और जिंक के साथ क्या कौन जुड़ जाएगा, I, यानी क्या हो जाएगा ZnI2, बन गया कि नहीं बन गया, जिंक आयोडाइड बन गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, सिंपल। अगर मैं इसके जगह पे जिंक के जगह पे क्या कर देता, सोडियम कर देता तो कौन सी अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। बस यहाँ पे जेड की जगह पे क्या जाता, Na आ जाता, खत्म। क्लियर है, बस इतना ही सही फर्क है वोल्टेज और फ्रैकलैंड में। अब आते हैं एमिनो का बनना है, हाफमैन विधि। कौन सी विधि, हाफमैन विधि। इसका मतलब क्या है, तो एल्किल हाइलाइडों को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर विभिन्न एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसको बहुत जरूरी है समझना, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे एमीन है, एमीनो का बनना, ठीक है ना। हाफमैन विधि जिसको बोलते हैं, हाफमैन विधि एक विधि बताई गई, एक मेथड बताई गई है कि कैसे हम एल्किल हाइलाइड से क्या बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, एमीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमीन। एमीन जानते हैं, एमीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके में क्या कनेक्ट होता है, जिसमें NH2 कनेक्ट होता है। जहां भी NH2 कनेक्ट होगा इसका मतलब क्या होगा, एमीन है, ठीक है ना। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब क्या कनेक्ट हो जाए, NH2, तो इसका मतलब कौन सा क्या बन गया, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एमीन नाम देंगे। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें किया जाता है कि एल्किल हाइलाइड को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहल, इंपॉर्टेंट है, या तो आप अमोनिया के जल वाले विलयन में, ठीक है ना, अमोनिया किसमें घुला हो, जल में, या तो एल्कोहल में। अमोनिया किसमें घुला हो, जल में या एल्कोहल में, उस विलयन को लेके आइए और उसके अंदर किसको डालिए, एल्किल हाइलाइड को, और बंद नली में, ठीक है ना, 100 मतलब उस पूरे को क्या कर देना है, बंद कर देना। और बंद नली के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो कई सारे एमीन बनेंगे और कई सारे अमोनियम साल्ट बनेंगे। समझ पा रहे हैं, अमोनियम साल्ट मतलब NH4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, और उसके साथ कोई और कंपाउंड ऐड होगा। अब इसको आप रिएक्शन से ज्यादा बेटर समझ सकते हो। तो देखिए ये हमारे पास एल्किल हाइलाइड है और ये मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये NH3 है, या आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो लेकिन ये NH3 ही है। देखो C2H5I और उसके साथ हम किसका रिएक्शन करा देंगे, NH3 को इसने तोड़ा है बस,
क्या किया है, तोड़ा है। तोड़ा कैसे है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसको एक हाइड्रोजन को आगे कर लो और 2 हाइड्रोजन को एक कर दो। तो इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा ध्यान देना। बाकी तो इधर C2H5 ऐसे रहेगा। अब इसमें I और H मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, ठीक, क्या बना देंगे HI, क्या बना देंगे HI का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये जाके किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये R हो गया आपका, और R के साथ कौन जुड़ जाएगा, NH2। तो बन गया कि नहीं बन गया, अमोनिया, सॉरी एमीन बन गया। बस यही होता है यहाँ पे, देखो C2H5 NH2 आगे कनेक्ट हो गया और HI बन गया, ठीक है, यस और नो। अब आप चाहो तो फिर से यहाँ से और चाहो तो इसको और क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और चेंज मतलब यहाँ पे देखिए एमीन भी कई तरीके के होते हैं, एमीन एक तरीके का नहीं होता, एमीन कई तरीके के होते हैं। एमीन कई तरीके के मतलब देखो N है, अगर N एक साइड क्या है, R से कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, और 2 साइड किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से, तो इसको प्राइमरी एमीन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं। अगर यही इसमें जो नाइट्रोजन है, मेनली नाइट्रोजन को पकड़ो, नाइट्रोजन अगर 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है और एक कार्बन के साथ, तब इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन 2 साइड से किससे कनेक्ट हो जाए, कार्बन से, और एक साइड से केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और अगले केस में अगर तीनों साइड से हाइड्रोजन हट जाए और केवल क्या कनेक्ट हो जाए, कार्बन, तब इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन, ठीक है ना, टर्सरी एमीन। क्लियर है, बिल्कुल यही कहानी यहाँ पे रची गई है। ओके, अब देखिए इसने क्या किया, इसने पुनः यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को लाया और फिर से वही काम किया, फिर से रिएक्शन कराया है। समझ पा रहे हैं, ये यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे सीधा C2H5 NH2 है ना, C2H5 NH2 का रिएक्शन फिर से इसने किससे करा है, C2H5I से। तो देखो क्या होगा, C2H5I है, देखना ध्यान से, और इसके साथ हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5 NH2 का करा रहा हूं मैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकल के किसके साथ चला जाएगा, आयोडीन के साथ चला गया, तो क्या बना दिया HI, और यहाँ पे फिर C2H5 जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, एक साइड से नाइट्रोजन से। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्या बन गया मेरा, तो बन गया मेरा C2H5N, यहाँ पे H, और फिर इधर बगल में C2H5। तो क्या बन गया, ये द्वितीयक एमीन बन गया कि नहीं बन गया। द्वितीयक एमीन आप अपनी भाषा में बोलते हो, जबकि इसको क्या बोलूंगा मैं, सेकेंडरी एमीन, क्योंकि 2 साइड से नाइट्रोजन किससे घिरा हुआ है, कार्बन से। समझ में आया। ऐसे फिर चाहूँ तो मैं जाकर रिएक्शन करा सकता हूँ C2H5I से, तो फिर मुझे टर्सरी एमीन मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग एमीन को बनाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी अगर एक हेलो एल्केन का या एल्किल हाइलाइड का हम किसके साथ रिएक्शन कराएं, किसी भी मेटल के साथ, किसके साथ कराएं, किसी मेटल के साथ, तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे, शुष्क ईथर विलायक की उपस्थिति में, विलायक क्या होगा यहाँ पे, शुष्क ईथर, उसकी उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम कौन सी धातु ले रहे हैं, मैग्नीशियम। किसको ले रहे हैं, मैग्नीशियम। हमने क्या लिया, एल्किल हाइलाइड, इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बन गया, RMgX। यहाँ पे देखिए सेम कहानी यहाँ पे बनी है, देखिए यही C2H5I का रिएक्शन Mg के साथ कराया गया, तो क्या बन गया, C2H5Mg, और इसके साथ क्या कनेक्ट हो गया, I। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिल मैग्नीशियम आयोडीन। एथिल मैग्नीशियम आयोडीन, बहुत आसान नाम है कि नहीं है, इसको एथिल, इसको मैग्नीशियम और इसको आयोडीन, नाम भी आसान है। ऐसे हम कोई और लेके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे C3H7 है और यहाँ पे Cl है, मैंने इसका किसके साथ रिएक्शन करा दिया, Mg के साथ, तो क्या बनेगा, तो बनेगा C3H7MgCl, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको नाम दूंगा मैं प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोरीन, प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोरीन। समझ में आ रहा है। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इस चैप्टर में आप जितना ज्यादा हो सके, जितनी अभिक्रियाएं दी गई हैं उन सबको आप क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने हेलो एल्किन की मैग्नीशियम यानी धातुओं के साथ क्रिया को देख लिया है, ओके। तो आई होप आज का जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पुनः कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।